प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। तो पहला एमसीक्यू है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की क्या की थी? सहायता की थी। हमारा दूसरा एमसीक्यू क्या है? तो हमारा दूसरा एमसीक्यू है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और किस क्षेत्र में है? राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई थी। अब ये अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? तो महर्षि पाणिनि ने। और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम को किसने लिखा था? तो कालिदास ने। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो हमारा तीसरा एमसीक्यू क्या है? मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं वंश क्यों कहा जाता है। तो वंश इसलिए कहा जाता है जब किसी एक ही परिवार के जो है राजा बनते हैं किसी भी साम्राज्य के, तो उन्हें वंश कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है आपका? तो आपका सही है डी नंबर, चंद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त के पितृ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त ने स्थापना की, फिर चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था आपका? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। हमारा चौथा एमसीक्यू क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला ये क्या थे? आपके मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। ठीक है, आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। हमारा पांचवा एमसीक्यू क्या है? अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, शिलालेख अभिलेख वही चीज़ है, कठोर सतह पर उत्कीर्ण करके लिखवाए गए थे अशोक द्वारा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कांधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, इनके अलावा लंपक, सहबाजगढ़ी, ठीक है, कलिंग, मेरठ, लंबिनी, रामपुरवा, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, सोपारा, है ना, इन सभी जगहों पर भी क्या हुआ है? आपके अशोक के क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। ठीक है, किसके शिलालेख मिले हैं? अशोक के इन सभी जगहों पर शिलालेख मिले हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी जगहों पर क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो छठवां एमसीक्यू क्या है हमारा? कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर और नजराने के संबंध में है। कर मतलब टैक्स, नजराना मतलब क्या होता था? जो प्रादेशिक होते थे क्षेत्र, तो उधर पे नदियों पे और आने जाने के प्रमुख मार्गों पर जो मौर्य साम्राज्य थे क्या करते थे? अपना नियंत्रण रखते थे, तो वहाँ के लोग नजराना दिया करते थे। ठीक है, तो इसके संदर्भ में पहला कथन है, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। तो बिल्कुल गलत, कर को नियमित ढंग से कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और दूसरा क्या है? नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो देखिए ये भी गलत है, उल्टा है। जो नजराना होता था वो अनियमित ढंग से होता था, और जो कर होता था वो नियमित होता था। तो आपके दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। आपका क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना 1 सही है ना 2 सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन डी सही हो गया। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो हमारा 7वां एमसीक्यू है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? राजकुमारों को, क्या है पहला कथन? राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। राज्यपाल को हम गवर्नर कहते हैं। ठीक है, आपका पहला कथन सही है। दूसरा है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। बिल्कुल सही। ये जो राजा द्वारा अधिकारी होते थे, सरकारी अधिकारी, वो क्या करते थे? कर वसूलते थे नियमित रूप से। तो आपके दोनों कथन सही हैं, इसलिए आप बताएंगे 1 और 2 दोनों। ये क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। आइए चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये पहला कथन आपका सही है। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य था तो एक ही जगह से तो शासन संभव नहीं है, इसलिए प्रांतीय राजधानियाँ होती थी तक्षशिला और आपकी कौन सी है? उज्जैन। ये सब क्या होती थी? प्रांतीय राजधानियाँ। पहला कथन सही। दूसरा कथन क्या है?
मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते रहते। बिल्कुल सही, जहाँ से उन्हें नजराना मिलता था। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। बिल्कुल सही। तो आपके तीनों कथन सही है, इसलिए आप बताएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2 और 3 सभी ऑप्शन जो है सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा 9वां एमसीक्यू है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज था। ठीक है। और ये जो आपका डिमेकस है ये बिंदुसार के समय भारत आया था। और ये जो आपका फौहान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हैंसाग है जो ये आपका हास्य के काल से संबंधित है। ये इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पर। हमारा 10वां एमसीक्यू क्या है? मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। बिल्कुल सही। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सम्राट की जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। बिल्कुल सही। जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो जो उन्हें क्या माना जाता था? एक अवसर के रूप में लिया जाता था। अवसर मतलब त्योहार जैसे शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। आपका दूसरा कथन है उनके अंगरक्षक, किनके? सम्राट के अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और उन पेड़ों पर तोते मंडराते रहते थे और करतब करते थे। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। तीसरा कथन है राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो आपका तीसरा कथन भी सही है। उन्हें हमेशा मृत्यु का भय रहता था राजाओं को, इसलिए वे हथियारबंद महिलाओं के साथ घिरे होते थे। तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और 3। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर, जो कि एमसीक्यू नंबर 11वां। तो आपका 11वां एमसीक्यू है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। तो उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में नहीं था, वह क्या था? उत्तर और दक्षिण भारत के आवागमन मार्ग में था। तो आपका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कथन क्या है आपका? कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। बिल्कुल सही। और जैसे तक्षशिला था आपका पाकिस्तान में आता है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं है, वो किसके विचार हैं अर्थशास्त्र में? चाणक्य या कौटिल्य के विचार जो हैं अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा केवल बी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर। तो हमारा 12वां एमसीक्यू क्या है? अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही। दूसरा अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ट लिपि में। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। तीसरा क्या है? अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। बिल्कुल सही। कलिंग युद्ध से जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने अपने एक अभिलेख में क्या किया है? वर्णन किया है। जो और कलिंग कहाँ है? आपके उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में है। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है? आपकी बंगाल की खाड़ी पे। तो आपका क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही है? खरोष्ट लिपि वाला आपका गलत है। और आपका अशोक ने अपने एक अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तीसरा ऑप्शन सही है। और पहला ऑप्शन भी सही है, जनता तक अभिलेखों द्वारा क्या किया? संदेश को पहुंचवाया अशोक ने। तो आपका 1 और 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 13 क्या है? कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन किया। धम्म जो है आधुनिक धर्म जो शब्द है उसका क्या है? प्राकृत रूप है। ठीक है, धम्म। ठीक है। अब दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। किसने? कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धर्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। पहला कथन है अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है अशोक चाहते थे कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें, मतलब उसको धर्म को और बढ़ाएं। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। हमारा 14वां एमसीक्यू क्या है? अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को
शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, इन अधिकारी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारी को धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धम्म मतलब धर्म, महा मतलब जो आज के हमारे जो होते हैं साधु ऋषि मुनि होते हैं उन्हीं का प्राकृत रूप है। ठीक है, जैसे धर्म का धर्म वैसे महामात्र का साधु पुरुष, ये सब। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 15 में क्या है? धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। बिल्कुल सही, अशोक स्तंभ भी बना। दूसरा, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। अब जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको उनके लिए राजा ने संदेश दिया, अशोक सम्राट ने संदेश दिया कि उनके संदेशों को, अशोक के संदेशों को लोग जो उसके अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी अशोक के, वे लोगों को पढ़कर सुनाएं। पहला और दूसरा दोनों कथन सही। तीसरा कथन है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। बिल्कुल सही, सीरिया में भी, मिस्र में भी, ग्रीस में भी, इन सभी जगहों पर सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजे अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों कथन सही है, इसलिए आप बताएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 3। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं? तो हमारी जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से सैकड़ों वर्षों पहले से उत्पन्न होती आ रही हैं। जैसे आपकी देवनागरी, तमिल, बांग्ला और मलयालम, ये सारी लिपियां जो हैं आपकी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो एमसीक्यू नंबर 17 है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। बिल्कुल सही, वो ऐसा ही कहते थे, तो आपका पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन है, किसने अशोक ने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। श्रमणों मतलब श्रमिक, श्रमिक मतलब जो श्रम करते हैं, यानी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो दोनों कथन आपके क्या हैं? पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है, तो आप बताएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 18 क्या है? दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु को रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये देखिए, दक्षिण भारत में आपका अरिकामेडु था, तो ये भारत में अरिकामेडु बुलाया जाता था, लेकिन रोमन नाम क्या था? तो रोमन नाम था आपका पोडुका। ठीक है, और आपकी ये जो है बेरीमाना है ना, बेरीगाजा, मसूलीपट्टनम, मुजिरिम, ये सब क्या है? सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन हैं। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण पत्तन। और व्यापार के संदर्भ में अगर व्यापार के नज़रिए से आप देखते हैं तो दक्षिण भारत के ये पत्तन जो थे काली मिर्च और अन्य मसालों की निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर लास्ट 19वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आपका हिंद, यवन, ये सब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और सहायता किसने की थी? चाणक्य, कौटिल्य ने। तो मौर्यों के बाद क्या हुए? अनेक विदेशी शासक हुए। ठीक है, जिनमें से हिंद यवन पहले थे। ठीक है, कौन? हिंद यवन पहले थे, और उसके बाद शक जो थे दूसरे नंबर के थे, और हिंद पार्थियन जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद पार्थियन को पहलव भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका पहला हिंद यवन, फिर दूसरा शक, फिर हिंद पार्थियन जिन्हें हम पहलव भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में कुषाणों का शासन हुआ। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you.